नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो इसमें बच्चों आप वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सभी अपनी बुक खोलेंगे और अपनी अपनी बुकों में देखेंगे हमारा पाठ 2 वर्ण विचार। तो पढ़ते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसके खंड ना हो सके, जैसे कमल। इन 3 ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते, अतः ये मूल ध्वनि वर्ण है। हिंदी भाषा में 51 वर्ण है। यानी वर्ण क्या है? छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरी उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हों उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द है कमल, हम अगर इसको टुकड़े कर देते हैं कै, धन, मैं, धन, ले, तो इन तीनों जब ध्वनियों के टुकड़े हो गए हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसलिए क्या है, ये वर्ण है। हिंदी भाषा में 51 वर्ण है। अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं और अक्षरों के उच्चारण रूप को ही वर्ण कहा जाता है। भाषा की सब जो छोटी से छोटी ध्वनि को हम अक्षर या वर्ण कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, और अक्षर से जो उच्चारण होते हैं उसको ही वर्ण कहा जाता है। तो ये था हमारा अक्षर। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो बोलने का समूह है और क्रम में जो हमने अक्षर लिखे हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्तनी किसे कहते हैं? वर्णों को मिलाकर शब्दों के लिखने के ढंग को हम वर्तनी कहते हैं। जो वर्ण है हमारे उनको मिलाकर जो हम शब्द लिखते हैं और जो उसके लिखने का ढंग है उसको हम वर्तनी कहते हैं। तो बच्चों वर्ण क्या होता है? वर्णों को मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, और शब्दों को मिलकर बनता है वाक्य, और वाक्यों को मिलकर बनता है एक गद्यांश जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। और फिर एक पैराग्राफ से हम निबंध भी बना सकते हैं, कहानी भी बना सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे वर्ण, शब्द और वाक्य बनते हैं। तो अब देखते हैं हम हिंदी भाषा की वर्णमाला का स्वरूप क्या है, किस तरीके से है। इसमें क्या है, इस हिंदी भाषा में वर्णमाला में सबसे पहले है स्वर। स्वर कौन कौन से हैं हमारे? ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। 11 ये हैं हमारे स्वर। और स्वर क्या होते हैं? स्वर हैं स्वतंत्र, जिन्हें हमें बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये क्या है? स्वर हैं और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और क्या है? व्यंजन। व्यंजन क्या है हमारे? कै से लेकर है तक, कै से लेकर और है तक हमारे 33 व्यंजन हैं। ठीक है। और उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है हमारे, संयुक्त व्यंजन है हमारे 6, त्रय और गै। संयुक्त माने मिले हुए व्यंजन है हमारे 3। और अयोग्यवा। अयोग्यवा क्या होता है? जिन्हें ना स्वर और ना जिन्हें ना स्वर में रखा गया है और ना ही व्यंजन में रखा गया है, ये है हमारे अयोग्यवा। और ये है हमारे 2 अंग और अह, ये है हमारे 2। ठीक है। और अन्य वर्ण, अन्य वर्ण कौन है? डे और ढे, ये हमारे 2 हैं। ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा हिंदी भाषा की वर्णमाला का स्वरूप। उच्चारण की दृष्टि से भाषा के वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। उच्चारण मतलब बोलने की दृष्टि से इन्हें हम स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोग्यवा। स्वर हमने पढ़े थे ए से लेकर और औ तक हमारे क्या हैं? स्वर। और व्यंजन क्या है? जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन है हमारे कै से लेके है तक हमारे 33 व्यंजन है।
और अयोग्यवा, अयोग्यवा क्या है? ना तो जिन्हें स्वर कहा जाए और ना जिन्हें व्यंजन कहा जाए। जिन्हें ना स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में रखा जाता है वो है अयोग्यवा, वो है अंग और अह। ये हमारे अयोग्यवा हैं दो। स्वर के तीन भेद होते हैं बच्चों। स्वर के हमारे स्वर जो हैं उसके हमारे तीन भेद होते हैं, हिस्सा स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ये हमारे तीन हैं। और इसमें सबसे पहला है हमारा हिस्सा स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी ये शब्द जो हैं बहुत जल्दी, ये स्वर जो हैं बहुत जल्दी से बोले जाते हैं। ये उच्चारण तथा आकार में अन्य स्वरों से छोटे और लघु होते हैं। जिसमें क्या है? ए, ई, उ, रे, बहुत जल्दी से बोले जा रहे हैं। ये क्या है? हमारे सब स्वर हैं। और क्या है? दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। जैसे हम क्वेश्चन आंसर में लिखते हैं ना दीर्घ, दीर्घ माने बड़े, तो इसीलिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बड़े हैं। इसके उच्चारण में हिस्सा स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, यानी डबल समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये हैं हमारे। ठीक है, और आगे है हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में हिस्सा स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है। लुप्त रूप का निर्देश करने के लिए संस्कृत में स्वर भाग 3 का अंक लिखने की प्रथा है। जैसे ओम, हिंदी में इसका प्रयोग अधिक नहीं होता, यानी इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करके संस्कृत में करते हैं। इसका हम 3 बनाकर इसका वो करते हैं। स्वर अपने मूल रूप से जैसे आ, ई, ओ, स्वर मात्रा के रूप में जैसे बाणी शब्द में आ और ई स्वर की मात्रा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे बाणी, जैसे यह है बा, बाणी शब्द के हमने टुकड़े किए हैं बे, स्वर की मात्रा के रूप में जैसे बाणी शब्द के में आ और ई स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे बे, धन ए, धन ड़े, धन ई, यानी शब्द बना बाणी। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है तो स्वर को ना लिखकर उसकी मात्रा व्यंजन के साथ लगाई जाती है। जैसे हम कोई स्वर व्यंजन के साथ लिख रहे हैं तो हम स्वर को ना लिखकर उस पे मात्रा लगाते हैं। तो ये था हमारा स्वरों की मात्रा के रूप। और आगे हम देखते हैं व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अतः स्वर रहित स्वतंत्र उच्चारण व्यंजन का नहीं होता। इसके उच्चारण के समय में श्वास मुख, लीवर के कम तालु आदि के स्थानों पर रुककर निकलती है, अतः मुख से निकलने वाली वायु बाधा पहुंचाती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कै के साथ ए की आवाज है, खे, ए की आवाज निकल ली, गे, घे, सब में हमें किसकी आवाज निकल रही है? स्वरों की आवाज निकल रही है, यानी हमें इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। और इसके वर्ग देखते हैं। कै वर्ग में क्या आता है? कै, खे, गे, घे, अणे, ये 5 हैं, ये आते हैं हमारे कै वर्ग में। और चै वर्ग में क्या आते हैं? चै, छे, जै, झै और वै, ये भी 5 हैं। टै वर्ग में आते हैं टै, ठै, डै, ढै, अणे, ये भी 5 हैं। फिर है हमारा तै वर्ग। तै वर्ग में आता है तै, थे, दे, धे, ने, ये भी 5 हैं। तो ये है हमारे इसके व्यंजनों के वर्ग। और पै वर्ग में क्या आते हैं? पै, पै, बै, भै और मैं, ये भी 5 हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, रे, ले, वे। और ऊष्म व्यंजन क्या है? शै, श्रै, शै और है, ये है 4। तो हमारे कुल व्यंजन कितने हुए? 33। तो अब हम आगे व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है,
और ऊष्म व्यंजन क्या हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यंजनों के भेद हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये हमारे व्यंजनों के भेद है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु उच्चारण स्थान को विशेषता स्पर्श करती मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ये कंठ, तालु, मृदा, दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श करके बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को क्रम सहित याद करने के लिए क, च, ट, त, प सूत्र को याद किया जा सकता है। क, च, तप, इस वाले सूत्र को हम याद कर सकते हैं। यानी जब जिन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारी सांस जो है वायु उच्चारण के स्थान को स्पर्श करती हुई, छूती हुई जब मुख से बाहर निकलती है तो हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कैसे, जैसे क, ख, ग, ये सब हैं स्पर्श व्यंजन। ये कोई कंठ से निकल रहा है, कोई तालु को स्पर्श कर रहा है, कोई दांतों को स्पर्श कर रहा है, कोई तो होठों को स्पर्श कर रहा है। जैसे प, फ हम बोलते हैं, इनमें हमें होठों को स्पर्श करते हैं। क, ख ये हमारे कंठ को स्पर्श करता है। अब है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा लगता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परवण सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। यानी जिन वर्णों को बोलते समय स्वर और व्यंजनों के बीच का सा लगता हो, स्वर भी लगते हैं और व्यंजन भी लगते हों, उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होंठ के परस्पर सटने से यानी मिलने से होता है, किंतु कहीं पर पूर्ण स्पर्श, ये पूरी तरीके से कहीं पर स्पर्श नहीं होते। जैसे एक जगह पर पूरे स्पर्श नहीं होते, कभी तालु से होते हैं तो कभी दांत से, कभी जीभ से, कभी होंठ से। जैसे य, र, ल, व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन है। जैसे य, र, ल, व, ये सब 4 है। ये चारों बोलने पर हमें अलग अलग जगह पर स्पष्ट हो रहे हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय रगड़ खाकर ऊष्मा मुख से निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, है ऊष्म व्यंजन है। मतलब जिन वर्णों को बोलते समय जो ऊष्मा यानी गर्मी जो हमारे उससे रगड़ खाती हुई मुंह से बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो ये है श, श और स और है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अब है हमारा अगला अयोगवा। अयोगवा क्या है देखते हैं। अयोगवा ध्वनियां ना स्वर मानी जाती है और ना व्यंजन। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण से पीछे से स्वर जोड़ना अनिवार्य है, किंतु अयोगवा ध्वनि स्वर के बाद बोली जाती हैं। यानी अयोगवा जो है वो ध्वनि ना तो स्वर मानी जाती है और ना ही वो व्यंजन मानी जाती है। तो व्यंजन ध्वनि के उच्चारण से के पीछे से स्वर जोड़ना अनिवार्य होता है। यानी जो हम ध्वनि है उसके पीछे से हमें स्वर जोड़ना बहुत जरूरी होता है। किंतु अयोगवा ध्वनियां स्वर के बाद बोली जाती हैं, लेकिन जो अयोगवा की ध्वनियां हैं वो किसके बाद बोली जाती हैं, हमेशा स्वरों के बाद बोली जाती हैं। इसमें है अनुनासिक। अयोगवा के 3 भेद होते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। अनुनासिक ए स्वर के उच्चारण में यदि हवा नाक से निकाल दी जाए तो यह हो जाता है। यानी ए स्वर के उच्चारण में यदि हम जो हमारे मुंह की हवा है उसको नाक के रास्ते से निकाल देते हैं तो हो जाता है। अनुस्वार क्या है, आजकल इसका प्रयोग सभी पंचम वर्ण डे, डे, ढे, न और मैं के स्थान पर होने लगा है। जैसे यश और मंगल। विसर्ग क्या है देखते हैं। ये है का साफ साफ ना बोला जा सकने वाला रूप है। जैसे प्रायः, प्रातः आदि। यानी जब हम किसी को मतलब किसी शब्द में जब हमें है बोलना होता है तो हम है को साफ ना बोलकर विसर्ग के जरिए से बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रायः
तो है बोल रहे हैं तो हम है इसमें दिखा नहीं रहे, बिंदुओं से स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्राया, प्राता आदि, यानी हमें इसमें है दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है हमारे विसर्ग। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 2 वर्ण विचार, और हम यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।